नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में चौथे दौर का चुनाव प्रचार खत्म। रविवार को 7 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग। शिकायतें लेकर चुनाव आयोग पहुंचे महागठबंधन और एनडीए नेता। सीएजी नहीं करेगी बिजली कंपनियों का ऑडिट। हाईकोर्ट ने दी बिजली कंपनियों को राहत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। 2500 में घंटे भर के हवाई सफर का प्रस्ताव। बंद पड़े 300 हवाई अड्डों का होगा इस्तेमाल। विमानन ड्राफ्ट पॉलिसी में टिकटों पर 2% शुल्क का प्रावधान। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रेप और हत्या के दोषी को सजाए मौत। मुंबई की विशेष महिला अदालत का फैसला। जनवरी 2014 में चंद्रभान सनप ने की थी ईस्टर की हत्या। गोल्ड बॉन्ड योजना के लिए ब्याज दर को मंजूरी। 2.7% की दर से मिलेगा सालाना ब्याज। 26 नवंबर को बैंक और डाकघर से जारी होंगे बॉन्ड। वही देखते हैं पहली खबर। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने आज नई विमानन नीति का मसौदा जारी किया है, जिसमें घरेलू हवाई सफर को सस्ता करने पर जोर दिया गया है। देश के रिमोट इलाकों को हवाई रास्ते से जोड़ने की नीति अपनाने की बात कही गई है और सभी हवाई टिकटों पर 2% शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। इससे सालाना करीब 1.5 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है और इससे घरेलू मार्गों पर हवाई सेवा को बेहतर किए जाने पर खर्च होगा। नई विमानन नीति अगले साल 1 अप्रैल से लागू की जानी है। दौर से गुजर रहे विमानन क्षेत्र में जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को विमानन नीति का मसौदा सार्वजनिक कर दिया। सरकार ने मध्यम वर्ग तक हवाई सेवा की पहुंच बनाने पर खास जोर दिया है। नागर विमानन मंत्रालय का मकसद 2022 तक घरेलू हवाई यात्रियों की तादाद को 4 गुना तक बढ़ाना है। We invite suggestions from the stakeholders, from the public, because this involves the people of the country, and all those suggestions that come in, we'll be looking at it. सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टिकटों पर 2% शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इसके जरिए क्षेत्रीय संपर्क योजना को वित्त मुहैया कराया जाएगा। 300 बंद पड़े एयरपोर्ट का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। इसके लिए हर एयरपोर्ट पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। घरेलू यात्रा में 1 घंटे की उड़ान के लिए ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए के किराए की सीमा तय करने का प्रस्ताव है। जेट फ्यूल महंगा होने पर सरकार मदद देगी। सरकार का मकसद भारत को विश्व एविएशन इंडेक्स में शीर्ष 3 स्थान में शामिल करना है। किस तरह हम विश्व के जो 10वें स्थान पर हम एविएशन इंडेक्स पर हैं, हमारा टारगेट है कि हम उसमें 3रे स्थान पर आने की क्षमता भारत के अंदर है। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू विमानन कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 50% से ज्यादा करने का प्रस्ताव किया है। फिलहाल विमानन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% है। It should be a policy which takes flying to masses. It should no longer confine flying only to the elite class of the people. It should take flying to the masses. In keeping with that directive of Honorable Prime Minister, we have attempted to create this policy which is now going to be there before you. हवाई यात्रा को बढ़ावा देकर 2022 तक 30 करोड़ और 2027 तक 50 करोड़ घरेलू टिकट बेचने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने रखरखाव और मरम्मत को सस्ता बनाने के लिए सेवा कर से छूट का प्रस्ताव दिया है। इससे देश में ही विमानों के रखरखाव और मरम्मत जैसे कामों को प्रोत्साहन मिलेगा। फिलहाल स्टॉक होल्डर्स और जनता से नई नीति पर सुझाव मांगे गए हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। इस नए मसौदे पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय प्रसाद साहब हैं, पूर्व सचिव हैं नागर विमानन मंत्रालय से। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले अजय जी, मैं कहूँ कि जो नया मसौदा जारी हुआ है, मैं इसको देख रहा था, इसमें सबसे बड़ी चीज़ दिखती है कनेक्टिविटी को लेकर, यानी कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने पर पूरा जोर है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि 1 घंटे का फ्लाइट जहाँ पर है उसमें कहा जा रहा है 2500 रुपये के अंदर टिकट लाया जाएगा। ऑपरेशनल केवल 75 अभी जो है एयरपोर्ट्स एयर स्ट्रिप्स हैं, 476 टोटल है, यानी कि मैं कहूँगी एक बहुत ही छोटा सा नंबर है जो अब तक ऑपरेशनल है। नए मसौदे के लिहाज से किस तरह की संभावनाएं आप देख रहे हैं? ये आपने जैसे कहा कि जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं देश में, उनको एयर सेवाओं से कनेक्ट करने का जो ये प्रयास है,
ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और इसके लिए दो जो इसके मुख्य स्तंभ हैं वो ये होगा कि एक तो जो हमारे पास पुराने कई जो दूसरे विश्व युद्ध के समय की कुछ हवाई पट्टियां हैं जो ऐसे बेकार पड़ी हुई थी, इस्तेमाल नहीं हो रही थी, उनको फिर से इस्तेमाल किया जाए। और उसके लिए 50 करोड़, जैसे आपने अभी आपके संवाददाता ने बताया कि 50 करोड़ रुपए तक का उसमें निवेश करके उनको चालू करने का। दूसरा जो है कि वो जो किराए हैं उनको एक सीमा में रखने का, और जिसका प्रयास ये होगा कि 2500 रुपये प्रति घंटा प्रति टिकट से अधिक न हो ये टिकट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और इससे जो हमारे जो निजी घरेलू क्षेत्र के जो एयरलाइंस हैं और जो दूर दराज के इलाके हैं इनको कनेक्ट करने में बहुत सुविधा मिलेगी। उसके लिए 2% का एक सरचार्ज लगाने की बात करी गई है, जो मेरे ख्याल से इतना लोगों को नहीं खटकना चाहिए, पर इसके फायदे अवश्य हैं। और सेफ्टी को लेकर जिस तरीके से हमने देखा है, और इस नए उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि सेफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैं। ट्रैकिंग सिस्टम, इंसिडेंट रिपोर्टिंग और जो दूसरी सुविधाएं उनको बढ़ाने की बात कही जा रही है। भारत क्योंकि टॉप 10 में है लेकिन टॉप 3 में आना चाहता है, तो दुनिया से अगर मैं कंपेयर करूं ऐसे में प्रसाद साहब, तो फिर किस तरीके से बदलाव आपको लगता है जो होने चाहिए, और इस नए ड्राफ्ट में क्या उनको वाकई जगह मिली है? क्षमा कीजिएगा, मेरा थोड़ा गला खराब है आज जी। तो मैं, जैसे आपने ये कहा कि हमें अगर 10 में से तीसरे नंबर पे आना है तो 2-3 क्षेत्रों में हमें बहुत महत्वपूर्ण काम करने होंगे। एक तो ये कि जो हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। अभी हाल में ही FAA जो अमेरिका की रेटिंग अथॉरिटी है उसने हमको कैटेगरी 2 में कर दिया था, B में। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, इसको हमें ठीक करना होगा और फिर से कैटेगरी 1 में जाना होगा। इसके लिए हमें कई अपने यहाँ पे बेटर तकनीकी लोग और सेफ्टी के और स्टैंडर्ड्स को, ऑडिट को, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। पर मैं इन सवालों के अलावा जो एक महत्वपूर्ण जो इस पॉलिसी में एक जो निर्देश है जी और जो दिशा है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया का एक नारा दिया है उसको लेते हुए आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। और जिसमें खास तौर से ये जो मरम्मत वगैरह की जो सुविधाएं जो हैं जो इस समय देश के बाहर हमारे एयरलाइंस सारे उसको इस्तेमाल करती हैं, बाहर सिंगापुर में, दुबई में और देशों में, अगर वो हम भारत में ही उसको कर सकें तो ना खाली भारत की एयरलाइंस बल्कि और आसपास के देशों की एयरलाइंस भी भारत में ये सुविधाएं उनका फ़ायदा उठा सकती हैं जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जिससे यहाँ पे रोज़गार भी बढ़ेगा और यहाँ इसकी एक हमारी प्रतिष्ठा जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में है वो भी बहुत बढ़ेगी। ये मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है इस। और प्रसाद साहब, एक आखिरी सवाल में, एक जो रूल की बात होती है 5/20 यानी कि 5 साल और फ्लीट ऑफ 20 एयरक्राफ्ट, इसको लेकर भी अभी 2-3 ऑप्शन सरकार के सामने सुझाव मांगे गए हैं। इसे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए आपकी नज़र में, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है इस विभाग से? देखिए, एक समय में जब कोई 10 साल पहले ये 5 और 20 वाला रूल लाया गया था, उस समय जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र था वो बढ़ रहा था, नई नई एयरलाइन आ रही थी। तो उस समय एक आवश्यकता थी कि जो हमारी नई एयरलाइंस हैं वो एक बार अपने को अच्छी तरह स्थापित कर लें घरेलू मार्केट में, उनकी एक प्रतिष्ठा बन जाए, उनकी एक जिसको क्रेडिबिलिटी कहते हैं वो बन जाए और उसके बाद वो बाहर जाए। मेरे ख्याल से, मेरा अपना निजी विचार ये है कि अब इस प्रकार की किसी सीमा की ज़रूरत नहीं है और इस रूल को ख़त्म कर देना ही उचित होगा। सरकार ने अपनी पॉलिसी के में अभी तीन विकल्प दिए हैं जी, और उस पर चर्चा के लिए कहा है कि उस पर चर्चा करी जाएगी और एक विकल्प उनमें से ये भी है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए जी। तो मेरा अपना मत ये होगा कि इसको अब ख़त्म कर देना चाहिए। चलिए अजय प्रसाद साहब, इस नए ड्राफ्ट और जो इसमें तमाम तकनीकी पहलू उनको बहुत बारीकी से हमारे और दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। 10 पुरानी योजना, फिर भी सिंचाई की है परेशानी। सूखी है नहर, कब आएगा पानी? देखिए हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज में अधूरी नहर, शनिवार शाम 7:20 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में महागठबंधन और एनडीए नेता एक दूसरे की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गए। महागठबंधन ने बीजेपी अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वहीं एनडीए के महागठबंधन के नेताओं पर चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का इल्जाम लगाया। बिहार में अब तक चली जुबानी जंग अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। महागठबंधन के नेता शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिले। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की। महागठबंधन का आरोप है कि चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री अपनी जाति बताकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं अमित शाह के बयानों को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला करार दिया गया। जो चुनाव की बाकी प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल सके। अमित शाह की उपस्थिति वहां पर टेंशन क्रिएट कर रही है, इसलिए अमित शाह पर प्राथमिकी दर्ज हो, प्रधानमंत्री पर दर्ज हो, जिन्होंने इस तरह की इन्फ्लेमेटरी जो दिए हैं वहां पे विज्ञापन। निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र चुनाव करवाने में जिस प्रकार से बाधाएं पैदा की जा रही हैं और संपूर्ण कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा नहीं की जा रही, उसके बारे में खेद प्रकट चुनाव आयोग को इस डेलीगेशन ने किया। उधर मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीजेपी ने महागठबंधन नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल के साथ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के लिए नरभक्षी विक्षिप्त हो गया है, जैसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों पहले, अभी 2-3 दिन पहले, लालू प्रसाद जी यादव जी के परिवार के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री जी को गली का गुंडा शब्द कहना। दोनों खेमों के नेताओं ने आयोग को शिकायत को पुख्ता करने के लिए कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं। चुनाव आयोग शिकायतों पर गौर कर जल्द ही फैसला सुना सकता है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। चौथे दौर के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। इस दौर में 1 नवंबर को 55 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस दौर में कुल 7 जिले हैं, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान हैं। इस दौर में 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा 12, मुजफ्फरपुर में 11, पश्चिमी चंपारण में 9, सीतामढ़ी सीवान में 8, जबकि गोपालगंज में 6 और शिवहर में सबसे कम 1 सीट है। इस दौर में 1,47,00,000 से ज़्यादा मतदाता हैं, जो 776 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और इस दौर में 57 महिला उम्मीदवार भी हैं। बिजली कंपनियों के ऑडिट के मामले में आज दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य में बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे टाटा पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। दिल्ली हाईकोर्ट की विशेष बेंच के फैसले से जहां बिजली कंपनियों ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट करने का अधिकार नहीं है। जो याचिका दायर की थी डिस्कॉम कंपनीज ने, उसको आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा झटका है दिल्ली सरकार के लिए, क्योंकि इस याचिका के तहत ही डिस्कॉम कंपनीज का ऑडिट का प्रोसेस शुरू हुआ था।
तो वो जो ऑडिट का प्रोसेस शुरू हुआ था वो अब रद्द कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि जनता के हित में उसे निजी बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट का अधिकार है। अरविंद केजरीवाल ने पहले कार्यकाल में दिल्ली की बिजली कंपनियों की CAG ऑडिट का आदेश दिया था। सरकार की दलील थी कि बिजली कंपनियां ओवरचार्जिंग कर रही हैं। अदालत के इस फैसले के बाद अब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है। अभी भी ऊपरी अदालतों में जाने का हमारा रास्ता खुला हुआ है, दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि आखिर क्यों ये ऐसा हो रहा है कि लोग, बिजली कंपनियां क्यों ये चाहती हैं कि दिल्ली वालों को सस्ते में बिजली ना मिले। कांग्रेस ने भी इस मामले में ऊपरी अदालत जाने की हिमायत की है। बहुत संजीदा मामला है और मैं केजरीवाल जी से, दिल्ली सरकार से अनुरोध करूंगा कि बगैर किसी समय को गंवाए एकदम से ये हायर कोर्ट के अंदर जाएं और ऑडिट के लिए कहें और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को चैलेंज करें। दिल्ली में 3 बिजली कंपनियां टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BSES यमुना पावर लिमिटेड पावर सप्लाई करती हैं। पिछले साल इन कंपनियों ने हाईकोर्ट के 1 सदस्यीय बेंच के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें बेंच ने दिल्ली सरकार के ऑडिट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की जारी हड़ताल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने चिट्ठी के जरिए नगर निगम पर गलतफहमी फैलाने का आरोप लगाया है। नगर निगम ने भी केजरीवाल की चिट्ठी पर निशाना साधते हुए उन पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। दिल्ली के अखबारों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के नाम खुला पत्र लिखा है। इस चिट्ठी के जरिए केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि नगर निगम का पैसा सरकार के पास नहीं बल्कि DDA के पास बकाया है। कभी भी MCD के बीजेपी के नेता ये नहीं कहते कि DDA उनका 1500 करोड़ रुपए वापस करे। क्यों? इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी के लोग खुलेआम राजनीति कर रहे हैं और गंदी राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि पिछले साल अक्टूबर महीने तक 1859 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस साल दिल्ली सरकार अक्टूबर महीने तक 2370 करोड़ रुपए दे चुकी है, यानी पिछले साल के मुकाबले 511 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं। केजरीवाल की इस चिट्ठी पर नगर निगम सवाल उठा रही है। आज जो इन्होंने पत्र जनता को लिए लिखा है, अगर उस पत्र में 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, उस एडवर्टीजमेंट में सभी समाचार पत्रों में वो ऐड है, अगर वो पैसा ये कर्मचारियों के एरियर के लिए दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि वो झूठ की क्लैरिफिकेशन जनता को देते। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने केजरीवाल पर पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि झगड़ा किस बात का है। हम भी हमेशा ये होता था कि MCD को दे देते थे, एडवांस दे देते थे, नेक्स्ट ईयर का दे देते, लेकिन सफाई कर्मचारी या जो कम करने वाला है उसको किसी तरह से सफर नहीं करना चाहिए। इधर कई कर्मचारियों के काम पर लौटने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि कई कर्मचारी अब भी हड़ताल पर ही हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में 1 नवंबर यानी रविवार से ग्रीन टैक्स लागू हो जाएगा। ये टैक्स प्रदूषण की वजह से पर्यावरण को नुकसान होने वाले भरपाई के लिए लिया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ECC लागू करने की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया। दिल्ली बॉर्डर पर टोल वसूलने वाली कंपनी ने टैक्स वसूली के लिए 1 महीने के टालने की याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमा में आने वाले कमर्शियल वाहनों से 700 से 1300 रुपये ग्रीन टैक्स वसूलने के आदेश दिए थे। फिलहाल ये टैक्स 4 महीनों के लिए है और उसके बाद इसकी समीक्षा होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कल्याण में एक रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने तक की धमकी दी। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले दाल के दाम कम होने चाहिए। इसी रैली में शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। हालांकि ठाकरे ने उनके इस पेशकश को नकार दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव पर पलटवार करते हुए पूरे प्रकरण को शिवसेना का नाटक बताया है। मुंबई की एक विशेष महिला अदालत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बलात्कार और उसकी हत्या के मुख्य आरोपी चंद्रभान सनप को आज मौत की सजा सुना दी। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की संज्ञा दी। मंगलवार को आरोपी चंद्रभान को दोषी ठहराया गया था। चंद्रकांत को रेप और हत्या के साथ अपहरण, चोरी और सबूत मिटाने का भी दोषी करार दिया गया। अदालत में इस दौरान 39 गवाहों ने गवाही दी। 23 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ईस्टर
5 जनवरी 2014 को अपने घर से हैदराबाद से मुंबई के लिए निकली थी, लेकिन लापता हो गई और आखिरी बार उसे लोकमान्य तिलक स्टेशन पर देखा गया था। करीब 11 दिन के बाद उसका शव कुंजबार से मिला था। हरियाणा के सुनपेड़ मामले में एक नया मोड़ आ गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक आग कमरे से उठी थी, न कि बाहर से। एक्सपर्ट ने रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। इससे पहले कल सीबीआई ने सुनपेड़ मामले में 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इस महीने की 20 तारीख को हरियाणा के सुनपेड़ गांव में एक दलित घर में हुई आगजनी के बाद 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट से अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मामलों में भारत और अफ्रीका और नजदीक आ सकते हैं। इस सम्मेलन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव को 54 अफ्रीकी देशों के समर्थन मिलने की उम्मीद अब बढ़ गई है। तीसरा भारत अफ्रीका सम्मेलन गुरुवार को खत्म हो गया। सम्मेलन से 54 देशों के अफ्रीकी नेताओं और लोगों के बीच भारत के प्रति मित्रता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे भारत के छोटे निवेशकों के लिए अच्छे अवसर बने हैं। दोनों ने एक दूसरे की क्षमता के आधार पर सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। इससे भारत और अफ्रीका दोनों को फायदा मिलेगा। Africa is rich in minerals. Africa has a very young demographic profile. Africa has certain needs. We have certain strengths. We have certain needs. Africa has certain strengths. And the idea is how the two can be meshed together and it become a win-win partnership for both sides. भारत और अफ्रीका के बीच अगला शिखर सम्मेलन 2020 में अफ्रीका में होगा। भारत का मानना है कि ऐसे सम्मेलनों से आर्थिक मसलों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एकजुटता बनाने में मदद मिलेगी। The whole idea of this summit was to get India and Africa on the same page on a whole host of issues. When it comes to international issues, whether it is trade issues pertaining to WTO, whether it is climate change issues pertaining to the COP21, whether it is security and international relations issues pertaining to reform of the United Nations and institutions of global governance, it is important. भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के बाद भारत ने अफ्रीकी देशों के लिए अगले 5 सालों के लिए $10 अरब का आसान कर्ज देने का ऐलान किया है। इसके अलावा 50,000 छात्रों को भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका के सभी 54 देशों के प्रतिनिधियों से अलग अलग मुलाकात की। साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत ने नेपाल में मधेशी आंदोलन के बीच चीन की बढ़ती सक्रियता पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय का मानना है कि नेपाल के साथ भारत के संबंध सिर्फ सहायता पर निर्भर नहीं करते, दोनों देशों के बीच रोटी बेटी के रिश्ते हैं। मंत्रालय का कहना है कि भारत ने नेपाल में सामान आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाई है, बल्कि नेपाल के लोग खुद भारतीय ट्रकों को जाने से रोक रहे हैं। The relationship, goes beyond transactional terms. As I said, it's a very deep-rooted historical friendship. And this thing about China, I had mentioned in an earlier press conference that we would certainly be concerned about any growth of anti-India sentiment in Nepal. And we hope that this situation, which has been caused entirely by problems on the Nepalese side, will be resolved at the earliest, and our relationship will once again, return to its original status. केंद्र सरकार ने सार्वभौमिक गोल्ड बॉन्ड योजना के लिए ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2.75% की सालाना ब्याज मिलेगा। 26 नवंबर को ये बॉन्ड जारी होंगे। ये बैंक और डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। बॉन्ड खरीदने के लिए 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच अप्लाई करना होगा। बॉन्ड का कार्यकाल 8 साल का होगा, लेकिन 5, 6 और 7 साल पर स्कीम से बाहर निकलने की छूट भी होगी। स्कीम के तहत अधिकतम 500 ग्राम सोने का बॉन्ड खरीदा जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट से इस योजना को सितंबर में मंजूरी मिली थी। शेयर बाजार में पूरे हफ्ते गिरावट का दौर रहा। आज भी घरेलू बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट देखी। सेंसेक्स ने 27,000 और निफ्टी 8100 के अहम स्तर के नीचे बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों का सेंसेक्स 181 अंक की गिरावट के साथ 26,657 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 46 अंक लुढ़ककर 6,066 के स्तर पर बंद हुआ। कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, ऑटो और मेटल शेयरों में बिकवाली से आज दबाव दिखा। इस हफ्ते सेंसेक्स में 3% और निफ्टी में 2.8% की गिरावट दर्ज की गई। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगाह किया है
कि अगर गौमांस जैसे विवादों पर उन्होंने पार्टी के सदस्यों को नहीं रोका तो देश और विदेश में भारत की साख कम हो सकती है। सुधेंद्र कुलकर्णी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी की किताब के विमोचन के लिए अगले सप्ताह कराची जाएंगे। इसी किताब का विमोचन करने पर पिछले दिनों शिवसेना के सदस्यों ने उन पर स्याही पोत दी थी। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने अलग अलग जगह 12 गाड़ियों को आग लगा दी है। इनमें बसों और खदानों में काम करने वाले वाहन भी शामिल हैं। हालांकि इस आगजनी से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट सिख समुदाय पर बनने वाले चुटकुलों पर रोक लगाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करेगा। सिख समुदाय ने इससे संबंधित वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तमिलनाडु के मशहूर लोक गायक एस कोवन को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कोवन ने हाल ही में अपने गाने में मुख्यमंत्री जयललिता और उनकी सरकार की आलोचना की थी। गाने में राज्य में शराब की सरकारी दुकानों को बंद करने की मांग की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं। मतदान में 3 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। वोटों की गिनती 1 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में पिछले दिनों सूखा राहत कोष से एक डांस ग्रुप को 8 लाख रुपए देने का मामला सामने आने के बाद ग्रुप ने रकम लौटा दी है। इस ग्रुप को बैंकॉक जाने के लिए पैसे दिए गए थे। एक आरटीआई से हुए खुलासे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कबूली थी। सऊदी अरब ने कहा है कि सीरिया में संघर्ष खत्म करने के लिए ईरान को ये मानना होगा कि राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाना जरूरी है। सीरिया संकट को लेकर वियना में अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। ईरान पहली बार इस बैठक में हिस्सा ले रहा है। नेपाल में मधेशी समुदाय नई राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। मधेशी समुदाय और सरकार के बीच कल हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने WTA टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस जोड़ी ने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में टिमिया बाबोस और क्रिस्टिना म्लादेनोविक की जोड़ी को हराया।